कभी सोचा है कि ये जिंदगी, ये लाइफ आगे कैसे बढ़ती है? मतलब कैसे एक कोशिका से पूरा का पूरा जंगल बन जाता है, या एक छोटा सा जीव हजारों की तादाद में फैल जाता है। आज हम रिप्रोडक्शन के सबसे सरल लेकिन शायद सबसे कमाल के तरीके को समझने वाले हैं, वो तरीका जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कोई जीव रिप्रोड्यूस करता है तो क्या उसकी संतान एकदम हूबहू उसी की कॉपी होती है, एक परफेक्ट क्लोन? और इसका जवाब वो छिपा है जिंदगी के एक सीक्रेट कोड में, डीएनए। जी हाँ, यही वो मॉलिक्यूल है जो ये तय करता है कि पीढ़ियों के बीच क्या बातें एक जैसी होंगी, और उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या छोटे छोटे फर्क आएंगे। तो चलिए इस कोड को जरा डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं उस ब्लूप्रिंट से जो हम सबको चलाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम सब डीएनए के नाम से जानते हैं। तो डीएनए असल में है क्या चीज? सोचिए, ये एक घुमावदार सीढ़ी जैसा है जिसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। और इसी सीढ़ी के हर डंडे पर जिंदगी के सारे इंस्ट्रक्शंस, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कोड की हुई है। अब डीएनए की ये जो सीढ़ी है, ये 3 मुख्य चीजों से बनी है। एक है डीऑक्सीराइबोज नाम की शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, और सबसे जरूरी 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस, ए, टी, सी और जी। असल में इन लेटर्स का जो सीक्वेंस होता है ना, वही वो कोड है जिसमें जिंदगी के सारे राज लिखे हैं। और ये डीएनए हमारी कोशिकाओं में ऐसे ही कहीं बिखरा नहीं पड़ा रहता। नहीं, ये बहुत ही कायदे से गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के अंदर कसकर पैक किया होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बहुत लंबे धागे को एक छोटी सी चरखी पर लपेट दिया गया हो। डीएनए में जो छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जिन्हें वेरिएशंस कहते हैं, वो रातों रात नहीं आते। इसे जिम जाने जैसा समझिए। क्या एक दिन में मसल्स बन जाती हैं? नहीं ना, महीनों की मेहनत लगती है। ठीक वैसे ही ये जेनेटिक बदलाव भी पीढ़ियों तक धीरे धीरे जमा होते रहते हैं, और तब जाकर कोई बड़ा फर्क नजर आता है। तो चलिए अब डीएनए से वापस आते हैं रिप्रोडक्शन पर, और इसकी पहली और सबसे सीधी सादी विधि को समझते हैं, अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ सिर्फ एक अकेला जीव ही एक नए जीव को जन्म देता है। तो अलैंगिक जनन में ऐसा क्या खास है? देखिए, पहली बात तो ये कि इसमें सिर्फ एक पेरेंट चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो संतान पैदा होती है वो जेनेटिक तौर पर अपने पेरेंट की लगभग एग्जैक्ट कॉपी होती है। और ये तरीका बहुत एफिशिएंट भी है। कोई झंझट नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स की जरूरत नहीं, बस अपनी संख्या बढ़ाने का एक तेज और सरल तरीका। तो जीव इस सिंगल पेरेंट मेथड का इस्तेमाल करते कैसे हैं? पहली स्ट्रैटेजी तो बहुत ही सीधी है, विभाजित करो और जीतो, यानी डिवाइड एंड कॉन्कर। इस स्ट्रैटेजी का सबसे आम तरीका है फिजन, जिसका मतलब है बंट जाना। बाइनरी फिजन में एक सेल टूटकर 2 बन जाती है। वहीं मल्टीपल फिजन में एक सेल एक ही बार में कई सारी नई सेल्स में बंट जाती है, जैसा कि मलेरिया फैलाने वाला परजीवी प्लास्मोडियम करता है। ये बाइनरी फिजन भी अलग अलग तरीकों से होता है। ये जीव की बनावट पर डिपेंड करता है। जैसे अमीबा, वो तो किसी भी डायरेक्शन में बन सकता है। लेशमानिया में ये डिवीजन लंबाई में यानी वर्टिकली होता है, और पैरामीशियम में ये डिवीजन चौड़ाई में यानी हॉरिजॉन्टली होता है। अब फिजन से ही मिलती जुलती एक और प्रक्रिया है फ्रैगमेंटेशन यानी खंडन। इसमें जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, और फिर हर टुकड़ा ग्रो करके एक पूरा का पूरा नया जीव बन जाता है। स्पाइरोगायरा जैसे शैवाल में ये बहुत आम है। चलिए अब 2 और हैरत अंगेज रणनीतियों पर नजर डालते हैं। एक है एक उभार से नया जीव बनाना, और दूसरा है एक कटे हुए हिस्से से पूरा शरीर ही वापस उगा लेना। मुकुलन यानी बडिंग का सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है हाइड्रा। इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार, एक बड निकलता है। ये बड अपने पेरेंट से ही न्यूट्रिशन लेकर धीरे धीरे बड़ा होता है, और जब पूरी तरह से डेवलप हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से अलग होकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर देता है। और अब बात करते हैं रीजेनरेशन की। ये तो एक अविश्वसनीय शक्ति है। जरा सोचिए, प्लेनेरिया नाम का एक जीव है, और मान लीजिए उसे कई टुकड़ों में काट दिया गया, तो क्या होगा? हैरानी की बात है कि हर एक टुकड़ा अपने खोए हुए हिस्सों को फिर से उगा लेता है और एक पूरे कंप्लीट नए प्लानेरिया में बदल जाता है। ये नेचर की सबसे अद्भुत रिपेयर मैकेनिज्म में से एक है, एक सच्ची बायोलॉजिकल सुपर पावर।
अब हम अपनी आखिरी कुछ रणनीतियों को देखते हैं, जिसमें शामिल है माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स का इस्तेमाल और पौधों के अपने कुछ अनोखे तरीके। बीजाणु यानी स्पोर्स असल में बहुत छोटे सिंगल सेल सर्वाइवल पैकेजेस होते हैं, जिनके ऊपर एक मोटी प्रोटेक्टिव परत होती है। जब हालात सही होते हैं तो ये परत टूट जाती है और स्पोर एक नए जीव में डेवलप हो जाता है। ब्रेड पर लगने वाली फफूंद राइजोपस इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये स्पोर्स भी दो तरह के होते हैं। चल बीजाणु यानी मोटाइल स्पोर्स अपनी पूंछ जैसी संरचना, जिसे फ्लैजेला कहते हैं, उसकी मदद से तैर सकते हैं। वहीं अचल बीजाणु यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स वो खुद से मूव नहीं कर सकते और हवा या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। पौधे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के उस्ताद होते हैं। उनके इस खास तरीके को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें बीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि पौधे के किसी हिस्से जैसे कि जड़, तना या पत्ती से ही एक नया पौधा उगाता है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है ब्रायोफाइलम का पौधा। ये अपनी पत्तियों के किनारों पर ही छोटी छोटी कलियां या बड्स डेवलप कर लेता है, और जब ये पत्तियां जमीन पर गिरती हैं तो हर एक कली से एक पूरा नया पौधा उग जाता है ना कमाल? तो हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कितनी शानदार रणनीतियां हैं, साधारण बंटवारे से लेकर शरीर के टुकड़ों से नया जीव बनाने और यहाँ तक कि पत्तियों से नए पौधे उगाने तक। जिंदगी सच में हर हाल में अपना रास्ता बना ही लेती है। लेकिन यहाँ एक आखिरी और बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर ये सिंगल पेरेंट मेथड इतना एफिशिएंट, इतना सरल और इतना तेज है, तो फिर नेचर को एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, धीमी और दो पेरेंट वाली सिस्टम यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डेवलप करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हम अगली बार खोजेंगे।